नमस्कार। सच बोलने के चलते एक जज कटघरे में क्यों खड़ा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में गए, जहां जस्टिस शेखर यादव ने लोकतंत्र और आदर्शवाद का सहारा लेकर दो मुही राजनीति करने वालों के चरित्र को सबके सामने उजागर कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। उनके इस बयान के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीते 10 दिसंबर को ब्यौरा तलब किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने इस मामले के लिए उन्हें पेशी के लिए बुलाया। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जस्टिस शेखर यादव ने कहा क्या। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। क्या आपने अपनी आंखों से राम मंदिर देखने की कल्पना की थी? हमारे कई पूर्वजों ने रामलला को मुक्त देखने और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण देखने की आशा में बलिदान दिया। वे इसे देख नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपना काम किया और अब हम इसे देख रहे हैं। हिंदू मुसलमानों से उनकी संस्कृति का पालन करने की अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि वे उसका अनादर ना करें। हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहिष्णुता और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। हम दूसरों के दर्द से दुखी होते हैं, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों है? जब आप अपने बच्चों के सामने ही जानवरों का वध करेंगे तो वे सहिष्णुता और दयालुता कैसे सीखेंगे? केवल आरएसएस, वीएचपी या हिंदू ही यूसीसी की वकालत नहीं करते, देश की शीर्ष अदालत भी इसका समर्थन करती है। भाषण के 4 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस शेखर यादव के न्यायिक रोस्टर को बदल दिया, जो 16 दिसंबर से प्रभावी हुआ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी कथित तौर पर विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जस्टिस शेखर को तलब किया। वहीं बढ़ते विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के भाषण को तोड़ मड़ोड़ कर सोशल मीडिया पर फैलाने वालों की निंदा की। इस बीच 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की। इससे पहले भी कई बार जस्टिस शेखर यादव के बयानों और विचारों के लिए उन्हें कई बार तो सराहा गया, कई बार उन्हीं बयानों के लिए आलोचना का केंद्र भी बनना पड़ा। जस्टिस शेखर यादव ने 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1990 में वकालत शुरू की। उनका कानूनी कैरियर सिविल और संवैधानिक मामलों पर केंद्रित रहा। जस्टिस शेखर यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए कई अहम पदों पर कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के स्थायी परामर्शदाता भी रहे हैं। रेलवे विभाग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे भी उन्होंने काम किया। दिसंबर 2019 में जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने। मार्च 2021 में उन्हें स्थायी जज के रूप में पदोन्नत किया गया। वर्तमान में उनका कार्यकाल मार्च 2026 तक है। हाल में ही जस्टिस यादव ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक लेक्चर दिया। उनका विषय था भारत के अग्रदूत 2047 तक विकसित भारत के मार्ग पर अग्रसर। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति, गंगा और गीता का महत्व बताया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस यादव अपने बयानों के कारण चर्चा में आए। साल 2021 में उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। रविवार 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जस्टिस यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता विषय पर अपनी बात रखी, जिसके बाद विवाद का जन्म हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कपिल सिब्बल और 54 अन्य सांसदों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं करने के लिए
राज्यसभा के सभापति को निर्देश देने की मांग की गई। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि जस्टिस यादव ने जो कुछ भी कहा वह उन्होंने एक हिंदू होने की हैसियत से उन विषयों पर कहा है जो हिंदुओं के दिलों से जुड़े हैं और जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते रहे हैं। इसमें कहा गया कि इस बैठक में भाग लेने वाले केवल हिंदू थे। इस तरह उस बैठक में जो बोले गए शब्द कुछ सार्वजनिक बैठकों में दिए जाने वाले घृणास्पद भाषण की परिभाषा में नहीं आ सकते। पीआईएल याचिका में आगे कहा गया कि जस्टिस यादव द्वारा अपने भाषण के दौरान बोला गया शब्द कठमुल्ला घृणास्पद भाषण के दायरे में नहीं आता है। इसमें तर्क दिया गया कि वह केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे थे, संभवतः एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके रिश्तेदारों और या दोस्तों को कठमुल्लापन के कारण मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की क्रूरता या यातना का सामना करना पड़ा। एक वकील और जज के रूप में उन्हें यह जानकारी मिली होगी कि कैसे कठमुल्ला मुस्लिम लड़कियों को स्कूल और कॉलेज जाने से रोक रहे हैं या कैसे कठमुल्ला मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने से मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा जनहित याचिका में दलील दी गई कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार न्यायाधीशों को भी उपलब्ध है। इसीलिए जज द्वारा न्यायालय के बाहर दिया गया कोई भी भाषण जज को उसके पद से हटाने का आधार नहीं हो सकता है। याचिका में तर्क दिया गया कि यह प्रस्ताव पेश करने के वाले सांसदों द्वारा पद के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है, इसीलिए प्रस्ताव खारिज करने के अलावा सांसदों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसी चेतावनी की आवश्यकता है क्योंकि इस समूह के नेता यानी कपिल सिब्बल जजों को नियम कायदे थोपने के आदी हैं और जो इसका पालन नहीं करते उन्हें हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। याचिका में कहा गया कि जज को ऐसे जज के रूप में सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है जो इस मामले में अनुपस्थित है, इसीलिए विवादित प्रस्ताव को खारिज किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऋषिपाल सिंह, संविधान विशेषज्ञ के तौर पे जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ऋषिपाल सिंह जी आपसे, आखिर एक जस्टिस को सच्चाई से भरे बयान पर उनके एक सच्चाई से भरा बयान जिसके ऊपर सवाल उठाया जाए, क्या उनके बोलने की स्वतंत्रता वाले मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? देखिए, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया कि एक जज का अपने मौलिक अधिकार है, उनको बोलने की स्वतंत्रता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई जस्टिस किसी प्रोग्राम में जाता है तो किस हैसियत से जा रहे हैं। अगर वो निजी हैसियत से जा रहे हैं, अगर उनका कोई पर्सनल प्रोग्राम है तो वहाँ उनका अलग व्यवहार है, और अगर कोई मान लीजिए सार्वजनिक प्रोग्राम है तो वहाँ उनका अलग व्यवहार है। हालांकि एक जो जस्टिस हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं उनसे जरूर ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी वो अपने शब्दों का प्रयोग करें तो एक आम सामान्य नागरिक से ज्यादा मर्यादित रहें, और निश्चित रूप से वो सारी बातों कहें जो संविधान सम्मत है और संविधान से के अनुरूप हैं। कुछ जो बातें जैसे जस्टिस यादव ने कही, उनमें कुछ बातें जरूर ऐसी हैं जो आज विवाद का विषय बनी हुई हैं। जैसे जो उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक के द्वारा देश चलेगा, तो देश का जो चलना है वो तो देखो ना बहुसंख्यक से चलेगा ना अल्पसंख्यक से चलेगा। देश जो चलेगा, राष्ट्र जो चलेगा, वो चलेगा संविधान के नियमों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि अगर बहुसंख्यक है तो सारे निर्णय, या बहुसंख्यक अगर कोई बात कह रहे हैं तो सही है। तो जो सारे हमारे संविधान की जो अवधारणा है, उसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनके आधार पर हमें निर्णय लेना होगा कि जो कहा जा रहा है वो कितना न्याय संगत है। वो न्याय संगत होना ज्यादा जरूरी है बनस्पत इसके कि वो बहुसंख्यक की जो उनकी जो अपनी सोच है उससे मेल खाता है। असल में ऋषिपाल जी, जो ये पूरा एक लाइन का बयान बताया जा रहा है उसको मिसमैच करके बताया जा रहा है। उनका कहना था कि जो तुष्टीकरण की नीति है उसको बदलनी पड़ेगी और अब बहुसंख्यकों के हिसाब से ही इस तरह की नीतियों का पालन होना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों को मिला लिया जाए, अगर तकनीकी रूप से आप देखते हैं, तकनीकी रूप से देखें तो जो भी निर्णय होते हैं, जो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है,
तो कोई भी निर्णय जब होगा वो संविधान वो संसद में जाता है, और संसद में भी तो जो बहुसंख्या के आधार पर या मेजोरिटी के आधार पर चीजें निर्धारित होती हैं। अल्टीमेटली जो मेजोरिटी होती है वही वो उसको वोट करती है और वो बिल जो है पास होता है। ऋषि तो पाल वो जी, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट बार ने अपनी जो पीआईएल की इलाहाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से जो पीआईएल दायर की गई है उसमें साफ तौर पे बताया गया है, जो याचिका दायर की गई उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यह व्यक्ति थी और अगर आप रोकते हैं तो इसे बोलने की स्वतंत्रता पे एक तरीके का लगा जाएगा, प्रतिबंध लगाने के तौर पे देखा जाएगा। दूसरा, जो इस तरह की महाभियोग लगाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है राज्यसभा में, वह ऐसे वकीलों द्वारा लाया जा रहा है जो वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक लगाते हैं, और वो कई वकीलों को टारगेट करते हैं, जजों को टारगेट करते हैं, ताकि वह अपना काम निकलवा सके अपनी विचारधारा के अनुसार। ऋषि पाल जी, ये कितना बड़ा थ्रेट है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, मैंने वैसे जरूर कहा कि हाँ ये एक समझ लीजिए उनको वो शब्द जो है वो ऐसे नहीं कहने चाहिए, लेकिन इसका मतलब अर्थ ये नहीं है कि अब महाअभियोग जैसा जो एक व्यवस्था को संसद में चलाएं, और इतना उनका जो शब्द है वो इतने ज्यादा भी इस काबिल नहीं थे कि उसको महाअभियोग की कैटेगरी में लाया जा सके। हाँ, वो शब्द थे और वो एक विशेष रूप से एक विशेष प्रोग्राम था जहाँ पे वो शब्द कहे। और दूसरी बात, जब भी कोई बात कही जाती है तो समग्रता में देखी जाती है, वो पूरा बयान देखा जाता है, उसका एक हिस्से को आप देखकर कोई निर्णय नहीं कर सकते कि ये सही है गलत है। उसके जो बयान का बाद का हिस्सा था वो भी मैंने सुना है, पहले का हिस्सा है वो भी मैंने सुना है। तो सारे बयान को अगर उसको आप पूरे समग्रता में आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, वो बयान इतना ज्यादा आप समझ लीजिए आप वो नहीं है, अतिशोक्ति में नहीं है कि अभी महाअभियोग जैसा जो है उसमें चलाया जा सके। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। जैसे ही जस्टिस शेखर यादव बयान देते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग किए थे तब बवाल हुआ। उससे पहले भी जब वो राष्ट्र के हित में कोई बयान देते हैं तो उस पर विवाद क्रिएट किया जाता है, खड़ा किया जाता है विवाद जानबूझकर। क्या यह कोशिशें उन लोगों द्वारा जिन लोगों द्वारा की जा रही हैं, वह अपने आप को सेकुलर बताते हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे पूरा छल प्रपंच किया जाता है, और यह छल प्रपंच केवल शेखर यादव के साथ नहीं है, यह भारत के साथ छल प्रपंच किया जाता है और शेखर यादव जी जैसे जस्टिस को मोहरा बनाया जाता है। कारण क्या है कि जब सेकुलर नेताओं की बात की जाती है, इन तथाकथित सेकुलर नेताओं की, तो आप देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब कि ये लोग जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसमें तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल कर सकते हैं आप, जो इनके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। इनको जाति से नफरत नहीं है, पहले था, लेकिन अब जाति से नफरत नहीं, अब ये जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। और जो जाति का विरोध कर रहा है आरएसएस जैसे लोग, उन्हीं के नाम पे कहते हैं कि ये संघी है। शेखर यादव को भी संघी बना दिया गया। अब इसके क्या मायने निकाले जाए और भारतीय राजनीति में इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? मोहम्मद अमीन साहब। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर कोई अगर अच्छा भी काम करता है तो उसको उसी तरह से लांछन लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि उसको नीचा दिखाया जाए। जस्टिस ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है, एक उनका अपना व्यू था, अपना एक विचार था। हर जज का, हर नेता का और हर व्यक्ति का अपना खुद लगाव होता है, अपना विचार होते हैं। उन्होंने अपने पुराने वंशजों की बात की कि उनका सपना था कि वो देश के अंदर मंदिर बने और मंदिर उनके समय नहीं बन सका, तो और अब हमारे समय बना है तो हम उसको देख रहे हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में उन्होंने यही बात कही कि कैसे लोगों को नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि जो अपने को अच्छा लगे तो वो अपनी बात करें और दूसरे को अच्छा लगे वो दूसरे को करें। ये तो धर्म में भी कहा गया है, चाहे वो इस्लाम धर्म है उसमें भी यही कहा गया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, उसमें कहा गया है, स्पेशली तौर पर ये कहा गया है प्रॉफिट के द्वारा कि हम किसी दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहेंगे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुज्म हो, या जो भी धर्म हो, किसी को हम धर्म को गलत नहीं कहेंगे और अपने धर्म के लिए हम मानेंगे। यही बात उन्होंने कही है कि अपने धर्म के वो लोग माने, लेकिन हमारे मोहम्मद अमीन साहब ये समझना चाहते हैं आपसे कि जो जातिवादी नेता थे, जैसे लालू यादव रहे, जैसे एक समय पे मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कहा जाता था कि वह यादवों की राजनीति करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं,
शरद यादव जी के बारे में कहा जाता था दलितों की राजनीति करते हैं, बहन मायावती के बारे में कहा जाता था कि दलितों की राजनीति करती हैं। इन लोगों को तो सेकुलर मान लेते हैं आप। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात मोहम्मद अमीन जी। साहब। और जो लोग जाति तोड़ने की बात करते हैं, आज भी करते हैं, उनको कह दिया जाता है संघी। ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है कि ये जो उन्होंने इस बात को कहा है वो इस तरह नहीं कहा, लेकिन जहां तक सवाल है जातिवादी राजनीति का, वो उनकी अपनी स्वयं की राजनीति है और वो अपने स्वयं के लिए है। यानी सत्ता को हथियाना चाहते हैं इस तरह की धर्म की पॉलिटिक्स करके। वो यादव थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का ठेका ले रखा था, जबकि ये काम मुसलमान लीडर्स का था। लेकिन नहीं, इसी तरह कांग्रेस में भी यही रहा कि कांग्रेस भी जो थी वो मुसलमानों के ठेकेदार बन रही थी, उनके लीडरों को ऊपर नहीं उठाया, ना उनको सहायता दी, ना उस तरह बात की। बस कि ये लोग इस तरह की बातें करके अपना जो है ना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बात यहाँ पर ये है, और वो किसी के जज का, किसी नेता का, किसी के बयान को लेकर इस तरह से प्रताड़ित करना, उस तरह उनको दिखाना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये उचित नहीं है। हर आदमी का अपना लगाव है, हर आदमी का अपना धर्म है। अपने हिसाब से अगर वो बात करता है तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मोहम्मद अमीन साहब, असल में इस जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसके पीछे मकसद है कि जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही थी उसी की यह प्रतिक्रिया है। और अब इस चीज को भी जो आदमी देश की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो यह प्रतिक्रिया तेज होगी। क्या ये जो तथाकथित सेकुलर नेता हैं इनको समझ में नहीं आ रही है, जानबूझ के इस तरह के चीजों को भड़काना चाहते हैं ताकि प्रतिक्रिया हो, ताकि इनका वोट बैंक मजबूत हो? डॉक्टर मोहम्मद अमीन। प्रसन्न जी, बात ये है कि ये लोग अपना तो वोट मजबूत बैंक करना चाहते हैं, लेकिन साथ में देश को तोड़ना भी चाहते हैं। मुझे तो ये शक है कि इन पर विदेशी ताकतों का जो है प्रकोप हो गया है और ये विदेशी लोगों के चंगुल में फंस गए हैं और आकर ये देश को बदनाम करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की एकता में दरार डालना चाहते हैं, सिर्फ अपना हित देखना चाहते हैं। और ये देश के न तो हितैषी है, जबकि देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है। तो देश को देखते हुए देश की जो आज साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको गिराने की कोशिश की जा रही है। ये एक समझी नीति है इन लोगों की, इसीलिए देश को समाज में बांट के तोड़ना चाहते हैं। जस्टिस शेखर को अगर बुलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के सामने, तो मुझे लगता है यह मुद्दा न्यायपालिका की गरिमा से ज्यादा विपक्षी नेताओं की उस तड़प को दिखाता है जिसके बारे में मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं, जो सत्ता को तुष्टीकरण के जरिए हथियाने का एक जरिया बना रहा है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट भी फंसती नजर आ रही है ऋषिपाल सिंह जी? हालांकि यह सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ जी। देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो आदेश दिया गया है, ये कोई जुडिशियल ऑर्डर्स नहीं है कि जुडिशियल कोई ऑर्डर पास किया हो जस्टिस यादव ने और उसके अगेंस्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट आया हो या कोई उसके अगेंस्ट में कोई पिटिशन फाइल की हो। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अंदर जस्टिस यादव को कॉलेजियम ने बुलाया है अपने एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें जो बातें कही गई हैं वो हो सकता है कि वो कहें कि भाई उससे उस जितना बयान मीडिया में आ रहा है उससे आगे उससे पीछे भी उसका कहीं ना कहीं संदर्भ होगा, एक संदर्भ में वो बात कही गई है। तो उस बात को कहने में, क्योंकि देखो जो न्यायिक अधिकार है, जो बाकी अधिकार जैसे जज के पास अधिकार है, जैसे आम आदमी के पास अधिकार है, ऐसे जो नेचुरल जस्टिस जो होता है वो सबके पास होता है। उनको भी इस बात के लिए बुलाया जा रहा है कि अपनी बात को रखने के लिए वो जो रखना चाहते हैं अपनी बात को रख सकते हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में भी कहा कि एक जस्टिस जब एक सामाजिक कार्यक्रम में जाता है, सार्वजनिक प्रोग्राम में जाता है, तो उनकी जो भाषा पर जरूर इस बात को एक उपेक्षा की जाती है कि वो जो एक भाषा कह रहे हैं वो आम आदमी की, एक राजनीतिक की भाषा से थोड़ा सा अलग हो। और वो क्योंकि ऑलरेडी उस जॉब में है, ऑलरेडी वो जस्टिस है, आज मान लो कोई शाम को मान लीजिए कोई बात कह रहे हैं, अगले दिन वो न्याय की कुर्सी बैठे होते हैं, उससे संबंधित किसी मामले पर फैसला ले रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस गरिमा को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि इसमें दो बातों पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए। एक कठमुल्लापन शब्द पर कि कठमुल्ला क्यों बोला। अब यह कठमुल्ला तो हमारे ख्याल से हर टीवी की डिबेट में बोला जाता है उन कट्टरपंथियों को जो मुस्लिम समाज को पीछे ले जाते हैं।
ये कठमुल्ला शब्द एक तरह से उन्होंने किसी मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि अतिवादियों के लिए कहा, अतिवादियों के लिए कहा, जो मुस्लिम समाज को पीछे ले जाते हैं। हाँ, जो समाज को पीछे लेके जाते हैं, जो लोगों में या उन ये व्यक्तियों बात में जो तो एक उनके भाषण से स्पष्ट है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी हैं, वो भी मानते हैं इस बात को। दूसरा शब्द है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। जी मोहम्मद अमीन साहब। नहीं, बहुसंख्यक की आपने जो बात की, एक चीज मैं आपको कहूँ, जिसे मैंने पहले बताया, अगर देखा जाए कोई भी बिल जब पास होता है तो बिल को पास होने की जो प्रक्रिया है अल्टीमेटली मेजोरिटी द्वारा ही तो होती है। जी जी। कोई बिल कैसे पास होगा? बस वो बिल जब पास होता है, मेजोरिटी द्वारा जब पास होता है, उसको बाद में केवल सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि वो जो बिल पास हुआ है वो संवैधानिक जो हमारे मामले हैं, वो संवैधानिक जो हमारी सिद्धांत है उनके तहत है या नहीं। लेकिन होता हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी के द्वारा ही वो चीज पास की जाती है। जी मोहम्मद अमीन साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, देखिए प्रथम ही सवाल इस बात का है ना, जैसे अभी हमारे वकील साहब इस बात को कह रहे थे कि एक सोचा समझी बात तो है ही, इसके साथ में देखा जाता है कि अगर कोई हमारा माननीय न्यायाधीश बात कर रहा है तो वो इस तरह की बात ना करे जो कि जो दूसरे लोग बात करते हैं समाज के, जो नीचे समाज के लोग बात करते हैं, वो पढ़े लिखे जज से उनको जो कठपुतला शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बस इस बात का ज्यादा ऑब्जेक्शन उठा है इस बात में। देखिए, इस बात को नहीं यूज करना चाहिए कठपुतला शब्द। दुनिया कुछ भी कहे, वो एक न्याय की परंपरा को पालन करते हैं, संविधान को पालन करते हैं, लेकिन संविधान में कठपुतला शब्द कहीं भी नहीं है। हो सकता है, मैं समझता हूँ इस बात का ज्यादा विरोध किया जा रहा हो। मुझे लगता है कि कठमुल्ला शब्द हर डिबेट में, टीवी डिबेट में बोला जाता है और यह कोई भी असंवैधानिक शब्द नहीं होता। कट्टरता की बात तो एकदम साफ है कि कट्टर जो लोग समाज को पीछे ले जा रहे हैं उनको बोला जाता है कठमुल्लापन। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इस पे कोई डिबेट हो सकती है। सवाल बस इतना है कि जिस तरह की राजनीति को अब जन्म दिया जा रहा है, आप समझिए कि एक समय था जब मंडल और कमंडल की राजनीति हो रही थी। मंडल कमंडल को सपोर्ट कर रहा था, कमंडल मंडल को सपोर्ट कर रहा था, और उसी के कारण से जो तथाकथित सेकुलर नेता है, यानी जो मंडल का समर्थन करेंगे वो सेकुलर नेता है। हकीकत यही हुई, जातिवादी राजनीति की उपज वाले ऐसे नेता आज भी भारत को बांटने में लगे हैं। मोहम्मद अमीन साहब बेहद बड़ी बात कहे कि ये लोग ही देश को बांटने में लगे हैं। कहीं ना कहीं इनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। इसकी जांच भारत सरकार को करवानी चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब की बात से मैं भी सहमत हूं कि आखिर आप सेकुलर नेता हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं और बार बार आप जात पकड़ के लेके बैठे हैं। आप तो जाति कैसे खत्म हो उस पर काम करिए, समाज का विकास कैसे हो उस पर काम करिए। एक जस्टिस इतनी अच्छी बात कह रहा है, उसकी बात आपको सुनना नहीं है। गाय को कौन नहीं कहेगा कि राष्ट्रीय पशु घोषित करिए? अब तो मामला आगे बढ़ गया है। गाय को लोग कहते हैं कि पशु आप मत घोषित करिए, गाय हमारी माता है, हम माँ का दर्जा देते हैं उसको। आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते हैं। गौ वंश की हम रक्षा करेंगे, गौ वंश कहा जाता है आज की तारीख में। यानी हम अपने सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। पहले ये चीजें नहीं थी, जिसके कारण से दुनिया में हमें हमारी चीजों के लिए कोसा जाता था। आज जब हम अपने योगा को, गाय को, गीता को महत्व देते हैं तो हमें समाज में इज्जत मिल रही है, पूरी दुनिया में इज्जत मिल रही है। उन्होंने उसका महत्व समझा, लेकिन पहले तो ये महत्व हमें अपने खुद समझना चाहिए था कि आखिर कैसे हम इन चीजों को दुनिया के सामने रखें। लेकिन एक वामपंथी धड़ा था जो हर चीज के लिए अपने आप को कोसता था, भारतीय सभ्यता को कोसता था, संस्कृत को कोसता था। ऐसे में मोहम्मद अमीन साहब की ये बात बहुत सही है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। अब मोहम्मद अमीन साहब, सवाल ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील जजों को भी खींच लाते हैं इस न्यायिक कटघरे में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इनके ऊपर किसका लगाम होगा डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आज देश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है कि वो क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, सबको स्वतंत्रता है हर बात को कहने की। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, वरना ये लोग इस तरह की बातें नहीं कर पाते। जो जिस तरह की भी लोग बात करते हैं वो संविधान के अंतर्गत बात करते। अगर यहाँ पर इस तरह का होता, यहाँ पर स्वतंत्रता ने इतनी दे दी आजादी, जिसके कारण ही वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वरना और देशों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना ही प्रतिबंधित है। हमारे हिसाब से तो इसको बात को देखना चाहिए, इस पर भी कोई कानून बनना चाहिए कि बिला वजह किसी को भी हैरस नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, जिससे कि ये चीजें इस तरह की रोकी जाए। वरना क्या न्यायाधीश हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हो। हाँ देखिए, कोई भी नेता, आप चाहे किसी चीज को देख लीजिए उठा के,
चाहे वो इलेक्शन को ले लीजिए, स्विफ्ट को और सारी एजेंसियों को, जिसको जो मन आता है वो कहता है। ये तो देश तोड़ने की बात है, देश जोड़ने की बात नहीं है। इस बात को देखना होगा और उस बात में न्याय संगत बात करनी होगी, किसको क्या कहना उचित है, किसको क्या कहना अनुचित है। जी ऋषि पाल जी, ऐसा नहीं है। देखिए आज भी हमारे देश में अगर कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, कानून है, अगर कोई किसी को बेवजह परेशान करता है, बेवजह किसी को मुकदमा करता है, बेवजह किसी को कोर्ट में खींच के लाता है, तो वो अपने मानहानि के लिए, अपने मुआवजे के लिए मुकदमे को उन व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है जो उसको बेवजह परेशान करते हैं। कानून तो है, लेकिन उसको प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग सोचते हैं कि उसपे क्यों पछड़े पड़ा जाए। कानून तो अभी भी है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी आप जा सकते हैं। कानून है ऋषि पाल जी, लेकिन यह मानना होगा, मोहम्मद अमीन साहब एक बात कर रहे हैं, दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है। इस पे हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें उन लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, उनके साथ आना चाहिए, ताकि जो राष्ट्र की बात करे वह बैकफुट पे ना आए। इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।